स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल वेरीफाई में। आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट के सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट में बेसिकली हमें मैनेजमेंट का ओवरव्यू पढ़ना है। हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट होता है क्या, सबसे पहले मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, उनके इवैल्यूएशन क्या थे और उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम अपने वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ मैनेजमेंट के बारे में दिया सके कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट काम क्या करता है, मैनेजमेंट कैसे काम करवाता है दूसरों से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात आती है कि इज मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स। ये एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं और हम लोग अभी तक जितने जानते हैं हम लोगों ने साइंस के थ्रू बहुत ही चीज को देखा है और साइंस का ही एस्पेक्ट हम लोग हर जगह एक जगह या दूसरे जगह में हम लोग ढूंढते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं साइंस में हुआ होगा। तो अगर हम मैनेजमेंट के टर्म में बात करें तो अगर मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना चाहें कि मैनेजमेंट है क्या वो साइंस है या वो आर्ट्स है, इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको आंसर मिलना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है या क्या मैनेजमेंट साइंस है। मेरे हिसाब से मैं इसको जहां तक मेरी समझ है, जितना मुझे नॉलेज है, तो मैं इसको कंबाइंड मानता हूं क्योंकि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। वो एक आर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैनेजमेंट नॉन साइंस, इसमें कुछ साइंस का काम नहीं है, नॉन साइंस बैकग्राउंड का चीज है मैनेजमेंट, उसमें कुछ साइंस इंप्लीमेंट नहीं होता, तो वो बिल्कुल आर्ट्स है। बिल्कुल अगर आप ये सोचते हैं तो भी आप ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। आप का आंसर कंप्लीट उस समय होगा क्योंकि मैनेजमेंट जो पूरी चीज कहला रही है वो एक साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि काम कराने की कला को साइंस कहते हैं। काम करना क्या है, काम करवाना कैसे है, दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज आर्ट्स। और उनके अंदर जो स्किल लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए, दैट इज साइंस। तो करवाने की कला दैट इज आर्ट और जो उस पे स्किल इंप्लीमेंटेड है दैट इज साइंस। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स वेयर साइंस बिलोंग्स टू अ स्किल in those employees or those workers who are working on the machines, because we are in the industry, we are working on different kinds of machine, whether it's technological or any other. And apart from that, arts कैसे है क्योंकि उनको करवाने की कला, या तो आप मोटिवेशन देके करवाओ या फिर किसी भी तरह से, वो आपके ऊपर है। तो उसमें कोई साइंस नहीं लगना है, काम करवाने में कोई साइंस नहीं लगना, लेकिन काम करने में साइंस लगना है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एज वेल एज साइंस। ना मैनेजमेंट पूरा पूरी आर्ट्स है और ना ही मैनेजमेंट पूरा पूरी साइंस है। मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है किसका, साइंस का और आर्ट्स का। साइंस का इसलिए क्योंकि स्किल है उसमें इंप्लीमेंटेड है, काम करना है तो कोई ना कोई स्किल चाहिए आपको, वो आपको बाइफरकेट करता है साइंस के लिए। और क्योंकि करवाया जा रहा है एक टेक्निक, उसमें कोई स्किल नहीं करवाने में, उसमें आपको ऑर्डर देना है अपने लॉजिक्स के हिसाब से, दैट इज आर्ट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट है क्या। हम मैनेजमेंट समझते हैं, बोलते हैं मैनेजमेंट खराब था उस कॉलेज का या उस कोचिंग का मैनेजमेंट खराब है, वहां पे बहुत परेशानी हो रही है। या फिर हम लोग ये समझते हैं कि अरे यार बहुत XYZ कंपनी में वहां की मैनेजमेंट काम नहीं कर रही ढंग से, उस कंपनी का लॉस हो रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। तो ये हर जगह हम लोग मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कभी हम लोगों ने सोचा? मैनेजमेंट का जो मेन मतलब है दैट इज मैनेज एंड मैन। मैन का जो मैनेजमेंट होता है, आदमियों को मैनेज करना को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। आदमियों को मैनेज करना ही होगा, अपने वर्कर का, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट बहुत बड़ा वर्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ऊपर का है या ये है वो है। मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है मैनेजिंग द मैन। मैनेजमेंट का क्या बेसिक मतलब है? मैनेजिंग द मैन। अगर आप आदमियों को मैनेज करना सीख गए, इसका मतलब बहुत बड़े मैनेजमेंट है। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जो सूत्र है, कहीं भी आप किसी लेवल पे बात करिए, वो सब चीज एक ही चीज पे डेडिकेटेड होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉय को मैनेज कर पाते हैं, कितने अच्छे से उनको रख पाते हैं, उनको काम करवा पाते हैं। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा कि आज के बाद कभी मैनेजमेंट की बात है तो हमेशा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि रवि सर ने कहा था कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द मैन इज मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के डेफिनेशंस के बारे में।
बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट का कुछ डिफाइन किया है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा जिक्र रहा है या चर्चा चलता है वो दो साइंटिस्ट या दो स्कॉलर्स का रहा है। एक का नाम है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, और दूसरे हैं हेनरी फ्योल। इनका क्यों जिक्र है, इनको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को मुझे डिटेल में जानना भी है, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जानना है। लेकिन इनका एक इम्पोर्टेंस योगदान रहा है, एक इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए, मैनेजमेंट को टेक्निकली साउंड करने के लिए। अगर ज्यादा हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैनेजमेंट को टेक्निकली साउंड करने के लिए और उसको टेक्निकली अच्छा उभारने के लिए, उसको और शार्पनेस देने के लिए इन दोनों आदमियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक है F.W. टेलर और दूसरे हैं हेनरी फ्योल। तो अभी जो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो इनमें से कुछ हमारे बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े एजुकेटर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट के लिए अपना योगदान दिया है। उसमें सबसे पहला जो है हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का कहना था टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब कि किसी चीज का प्लानिंग करना, पहले से अनुमान लगाना, पहले से उसकी प्लानिंग करनी, उसकी फोरकास्टिंग करनी, उसके लिए आपको काम करना, उसके लिए आपको डेडिकेशन से आपको कोऑर्डिनेट करवाना और उसके लिए अपना कंट्रोल प्रोवाइड करना, इन सब का मिश्रण मैनेजमेंट है। उन्होंने क्या कहा कि किसी चीज का पूर्ण अनुमान लगा लेना, पहले से जो आपको काम करना है उसका पहले से आप सोच लो, ठीक, सोचने के बाद उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करो, उनके लिए कमांड दो, उनका कंट्रोल देखो। इन सबको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो मैनेजमेंट है। तो बेसिकली वही चीज है, आप अगर किसी काम को करना है तो आप पहले एक पूर्ण अनुमान ले लेते हैं कि भैया वो ये काम करना है। अगर वो काम करना है तो उसके लिए आप अपना लॉजिक बना लेते हो कि उसके हिसाब से काम करना है, हमको पहली चीज क्या जरूरत पड़ेगी, आखिरी चीज क्या जरूरत पड़ेगी, उनके पूरे बीच में मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप कर क्या रहे हो, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसके लिए, एक गोल के लिए। और उसका गोल कहां से आया, वो पूर्ण अनुमान है। अभी वो मेरा गोल आया नहीं है, अभी हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, हम सोचे हैं, हम उसका एक थॉट लिए हैं, और वो जो थॉट है उस थॉट को गोल तक अचीव करने के लिए ये पूरा प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कंट्रोल प्रोवाइड करना, प्लान करना, ताकि जो थॉट है वो गोल बन सके। और इन पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल रहे हैं मैनेजमेंट। ये किनका कहना था, ये हेनरी फ्योल का कहना था। उसी हिसाब से ब्लैंकार्ड का कहना था कि मैनेजमेंट इज वर्किंग टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कहने का मतलब कि एक समूह या इकलौता या बहुत सारे लोगों का समूह मिलकर जब एक काम को करने के लिए करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। उसी हिसाब से मैरी पार्कर का कहना था कि इट इज गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट का ये भी बहुत बड़ा एक सरल डेफिनेशन है कि किसी दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। यही मैरी पार्कर ने कहा था कि गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर, कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो वो काम करवाने की अगर कला आपके पास है तो आप अच्छे मैनेजर हैं। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि मैनेजमेंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मैनेजिंग द मैन। कि अगर आप आदमी को मैनेज कर सकते हो, वर्कर को मैनेज कर सकते हो, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो, तो आप अच्छे एक मैनेजर बन सकते हो, आप अच्छे मैनेजमेंट आपके पास है। और रॉबिन्सन ने कहा है कि द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन, मटीरियल एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को, मटेरियल को, फाइनेंस को अगर अच्छे तरीके से पा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सके, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन सब डेफिनेशंस की दो तीन मूल बातें हैं। एक मूल बात थी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरी बात थी वर्क, और तीसरा बात था गोल। मतलब कि कोई समूह के लोग किसी भी स्ट्रक्चर से अगर चलकर किसी काम को करते हैं और उस काम को पूरा करने के बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपका गोल अचीव होता है तो उस पूरे सिस्टम को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैनेजमेंट के हैं। हम बात करेंगे कि आखिर मुझे जरूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी क्यों रही मैनेजमेंट की। तो अगर मैनेजमेंट ना हो, अगर एक अच्छा मैनेजमेंट ना हो तो क्या कमियां हो सकती हैं, वो हम यहां देखते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उनके नहीं रहने से कुछ खामियां थी, कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स थे। अगर वो प्रॉब्लम्स रहेंगे तो मेरा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए उसकी जरूरत पड़ी। और वो खामियां क्या है, तो हम वो देखते हैं
तो पहली खामियां है ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज। ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज का कहने का मतलब कि एक ही काम को कई आदमी कर दिया। पता चला कि एक बेंच बनाना है, एक टूल बनानी है, एक आदमी ने एक कांटी मार के काम, वो उसको लगा कि कांटी मैंने मार दी, मेरा काम हो गया। दूसरा बंदा आया, उसको लगा होगा कि नहीं यार एक ही कांटी मारा, इसमें और कांटी मारना है, तो उसने एक और कांटी मार दिया। मतलब एक काम रिपीटेडली मोड पे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज। ये पहली प्रॉब्लम है अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो, या फिर मैनेजमेंट वहां पे नहीं रहा तो। दूसरी प्रॉब्लम है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस चीज का कितना जरूरत है, सही मात्रा में कितना जरूरत है, ये किसी को नहीं पता। सबको अपने अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन ये एक ऑर्डर आना चाहिए, ये एक स्ट्रक्चर आना चाहिए ऊपर से वर्कर के पास कि आपको किस मात्रा में कौन सी चीज को यूज करना है, और वो बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो ओवर यूज होना चाहिए, ना वो अंडर यूज होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर वेटेज होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो होना चाहिए उसके काम के रिसोर्सेस को लाने के लिए। तो दूसरी जो सबसे प्रॉब्लम होती है अगर मैनेजमेंट नहीं रहा या मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तीसरा है पुअर फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं रहेगा, अगर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट टीचर नहीं रहेंगे, आपको जो गाइडेंस नहीं दे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट खराब होगा। तो मैनेजमेंट में भी वही सिद्धांत लागू होता है कि अगर आपके ऊपर जो मैनेजर्स हैं, अगर आपके ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं, अगर वो उनकी मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो दैट इज द पुअर फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। चौथा है नॉन कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है क्योंकि सब कोई अपने मर्जी के मालिक हो जाएंगे, किसी को नहीं पता कि क्या करना है, किसी को नहीं पता कि कौन करेगा इस काम को। तो जिसको जो सही लगेगा वही वो काम कर लेगा, उसको इससे फर्क नहीं पड़ना है कि बगल वाला मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर मेरे काम के बाद कौन ये काम को आगे बढ़ाएगा। तो आप लोगों के बीच में, वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। तो वहां पे जो मेन टारगेट है वो था गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो पूरा हो भी पाएगा तो वो क्या गोल रहेगा वो भगवान मालिक है। इसीलिए जो चौथी प्रॉब्लम है वो है नॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ अमंग द मेंबर्स। और पांचवा है रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स, कि अगर आप एक गलती को आप करते चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती क्या की, क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है, उसको कोऑर्डिनेट करने वाला कोई नहीं है। तो एक अच्छा मैनेजर जो रहेगा वो चेक करेगा कि आपने क्या गलती की, और अगली बार उसको आपको इन्फॉर्म करेगा कि भैया तुमने ये गलती की थी, इसके कारण से ये प्रोडक्ट में इस चीज में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप इस गलती को दोहराओ नहीं, ताकि अपना गोल जो है आप उस गोल से भटको नहीं। तो इसका जो लास्ट है वो है रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स, आप बार बार मिस्टेक्स नहीं कर पाओ। और क्योंकि अब ये नेसेसरीज थी, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, तो इसीलिए इनके नेसेसिटीज के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट की ड्यूटीज असाइन हुई, कुछ ड्यूटीज फिक्स किए गए मैनेजमेंट के अंदर। पहली ड्यूटी थी टू प्लान द बिजनेस डेवलपमेंट। आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़े, आपका बिजनेस सीढ़ियों के ऊपर कैसा अग्रसर होता चला जाए, एक के बाद एक के बाद एक। तो एक आपको अपने बिजनेस को प्लान करना है कि अगर ये टारगेट मेरा इस साल का है, अगला टारगेट ये है, अगला टारगेट ये है। मतलब आप एक स्टेयर फॉर्म में अपने आप को ग्रोथ में लो, ताकि आपका जो अगर आप अपने ग्रोथ का चार्ट बना तो लीनियर बने। तो आपको उस लीनियर चार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए वो प्लानिंग पहले से ही करके रहनी पड़ेगी। साल शुरुआत होने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए कि इस साल हमको ये काम कर लेना है। दूसरा है ड्यूटीज, वो है टू फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑब्वियसली बिजनेस डेवलप करेगा तो पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज ध्यान होता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है मिशन, दूसरा होता है विजन। या फिर उसको इस तरह से बात कर सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना शॉर्ट टर्म गोल पहले रखती है और लॉन्ग टर्म गोल बाद में रखती है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स को जब कंबाइन कर लिया जाता है तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल बन जाता है। तो हर एक कंपनी अपने ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी रखती है और लॉन्ग टर्म गोल्स भी रखती है। शॉर्ट टर्म गोल्स इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने गोल से भटके नहीं, क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो छोटा छोटा गोल रख लेते हैं, ताकि उस गोल को पा लिया गया तो एक सीढ़ी कंप्लीट हो गई और वो अपने मेन लक्ष्य से भटके नहीं। इसलिए हमेशा किसी को भी, ये आपके लिए भी लागू होता है, ये हमारे लिए लागू होता है। तो हर लोगों को अपने विजन के लिए, अपने मिशन के लिए अपना विजन बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। तो और उसमें आपको दोनों का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल भी और शॉर्ट टर्म गोल भी। आप शॉर्ट टर्म गोल अचीव करते चले जाओ, आप देखोगे कि आप अल्टीमेटली अपने लॉन्ग टर्म गोल को पा लिए गए हो। और इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करना है,
तो जैसे ही आपका 6 वर्ष खत्म होने वाला है, इसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएंगे। आप लोग जॉब के लिए अपना एप्लीकेशन फिल करने लग जाओगे। तो वहां के लिए आप सोचोगे कि हम सारा सब्जेक्ट एक बार में पढ़ लें, संभव नहीं है। तब वहां पे क्या करोगे, पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यूज करो। तो आप कर क्या रहे हो, आप शॉर्ट टर्म गोल यूज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल को चूज कर रहे हो, और उन गोल को आप अचीव करते चले जाओगे और अल्टीमेटली आप अपने फाइनल गोल, जो आपकी जॉब है, जो आपकी नौकरी है, उसके लिए आप सक्सीड कर जाओगे। दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल। उसके बाद है हमारी टू कीप द स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली जब गोल मिलेगी तो हमारी स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी एक और सेंस में बात करता है, मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी एक और सेंस में बात करता है, ताकि आपके बीच का कोऑर्डिनेशन बना रहे, सारा स्टाफ मोटिवेटेड रहे, सारा स्टाफ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रिलेशन में मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सब चीजों के कारण, क्योंकि आपके पास अच्छी स्टाफ रहेगी, स्टाफ मोटिवेटेड रहेंगे, उनके बीच में स्टेबिलिटी रहेगी, उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इन टोटल देखा जाए आपका ग्रोथ बढ़ जाएगा। और इन सब से क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव करने में और भी ज्यादा सुविधा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द करप्शन एंड द ब्लैक प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली कि अगर आपका एक अच्छा मैनेजमेंट है, आपको हर जगह हर चीज से आपको अगर संतुष्ट किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं कि आप उस गलत काम के लिए अचीव करो या उस गलत काम के लिए आगे बढ़ो। तो ये भी एक ड्यूटीज है मैनेजमेंट की कि आपको गलत काम करने से रोके, और रोकने का तरीका बहुत सारे हैं। या तो आपको इतना मोटिवेट कर दे, आपको हर एक चीज बिना मांगे दे दिया जाए, तो आपको अपने आप से नहीं लगे कि नहीं, मेरा जो कंपनी है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे लिए बहुत सोचता है, तो आपके लिए उसके दिल में आपके लिए भी एक फीलिंग आ जाएगा, उसको भी आपको ध्यान में आएगा कि नहीं यार, इस बंदे अगर हम ये नहीं करते तो ये कुछ गलत कर सकता है। तो ये बाई रिलेशन है, ये एक आपका टेलीफोन मीडियम है, जहां से आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हैं, एक साथ दोनों कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दोनों कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। और लास्ट है टू प्लान द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि टू प्लान द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप तो गोल अचीव करते चले जा रहे हो, चलो ठीक है, वेरी गुड, आपने टारगेट लिया, टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन टारगेट से क्या, टारगेट से आपको कुछ तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एसेट देना है, एक वैल्यू देनी है, और वो वैल्यू मिलती है आपको अपने काम करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी आप प्रोवाइड करके देते हो, उससे जो इनकम हुआ वो एक एसेट हो गया, आप मशीन जो हुआ वो एसेट हो गया, और सबसे बड़ा एसेट आप, अगर आप उनके लिए लॉयल हो गए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी एसेट उसकी एम्प्लॉय होती है, ना कि कोई रेवेन्यू होता है, ना कि कोई मशीन होता है। सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, वर्कर, एक एम्प्लॉय, एक लेबर। क्लियर। अब हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट के बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्हीं ड्यूटीज को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं ड्यूटीज को स्ट्रक्चर में रखते हुए कि कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, और स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन जनरल देखा जाए 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट को 3 लेयर में बांटा गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 लेयर इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक जो लेयर रहेगा वो सोचने वाला रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे टॉप में रहेगा, उसको काम से कोई मतलब नहीं है, उसको काम करवाने में मतलब है, उसको इम्प्लीमेंटेशन। तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट वो बॉडी होती है, वो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं कि वो कंपनी किस नियम से चलेगा, किस कानून से चलेगा, उनमें क्या क्या प्रावधान होंगी, उसका अपना संशोधन होता है, उसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उसका अपना एक टीम होता है, कौन टीम में कौन हेड करेगा। ये सारा काम जो है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो अथॉरिटी वाली बात होती है, वो सब किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर हो गया, वो बॉडी हो गई, जो अपने कंपनी में काम करने के लिए या काम करवाने के लिए जो भी नियम कानून स्ट्रक्चर बनेंगे, उनकी जो लेआउट होगी, वो सब तय करते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्ट्रेटेजिकल लेवल। स्ट्रेटेजिकल लेवल इसलिए इसको कहा जाता है, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको स्ट्रेटेजिकल लेवल भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को किस स्ट्रेटेजी से चलाना है, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी अचीव हो, फाइनेंशियल इनहेंसमेंट भी हो, और कंपनी की स्टेबिलिटी भी बनी रहे। तो ये सब जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये एक आदमी या 2 आदमी के बस की बात नहीं है। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए, जिनको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, या डायरेक्टर हो गया, या सीईओ हो गया, वो लोग हो गए कंपनी के मेन टॉप, जो आपका थिंक पैड है, जो सोच के अपने नियम कानून को बना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं मिडिल लेवल के लिए।
तो ये सब जो सिस्टम तैयार करता है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करता है, रणनीति बनाता है, ये सब बनाने वाले कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और दूसरा होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टैक्टिकल लेवल भी मैनेजमेंट कहा जाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कि उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाने के लिए जिम्मेवारी किसकी मिलती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि जो भी टॉप लेवल से कहा गया है, जो भी आदेश मिला है, जो रूल्स सेटअप हुए हैं, उसको लोअर लेवल या बॉटम लेवल पे ले जाया जाए और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो जनरल लोग होते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो आदमियों को मैनेज करना है उनको। तो पूरा का पूरा प्लानिंग, डेडिकेशन या जो भी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो मिडिल लेवल के पास होती है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, दे आर द ऑपरेशनल लेवल। तो ऑपरेशनल लेवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसके लिए देखा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जो वर्कर होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, जो आपके मैन पावर होते हैं, जो आपके इंडस्ट्री में, जो आपके वर्कर, जो आपके फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं। तो वो जो लेयर होता है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो लोग होते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका दूसरा रूप देखिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट भले ही सबसे नीचे है, लेकिन अगर इसके दूसरे नजरिए से देखा जाए, ये तो सबसे फ्रंट में है। अब आप काम, ये तो हो गई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, अब आप काम के हिसाब से देखो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट आपको ये दिखेगा कि सबसे पहले जो उस ऑब्जेक्ट से इंटरफेस कर रहा है, दैट इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिनकी स्किल सबसे ज्यादा है, जिनकी सोचने की शक्ति कम है। ऑब्वियसली अगर कोई लेबर है तो लेबर क्या करता है? वो लेबर सिर्फ और सिर्फ आपके काम को करता है, उसमें क्या करना है उसके पीछे उसको अपना लॉजिक नहीं लगाता, अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो सिर्फ काम को करने में विश्वास करता है। तो अगर ये देखा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास स्किल ज्यादा होता है और मेंटल एबिलिटी या फिर थिंकिंग एबिलिटी कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। वहीं पे अगर देखा जाए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, इनके पास थोड़ा सा स्किल होता है, थोड़ा सा थिंकिंग पैड होता है, मतलब थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, काम करवाने के लिए क्लाइंट को चाहिए तो वो भी इनके पास है, और कुछ स्किल भी चाहिए ताकि ये ना लगे कि नीचे वाले को कि अगर कोई दिक्कत हुआ तो वो मिडिल लेवल पे ही आएंगे, या फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो सही टेक्निक्स हो रहा है, सही टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। इसलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास दोनों होता है, लेकिन स्किल वालों से कम और थिंक पैड से भी कम। मतलब कि उनके पास जो ब्रेन है, उनके पास जो अथॉरिटीज है वो टॉप लेवल से कम होती है, लेकिन लोअर लेवल से ज्यादा। वहीं पर जो स्किल की बात करें, स्किल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो स्किल जो होता है लोअर लेवल में ज्यादा होता है और उनसे कम होता है मिडिल लेवल में। और यही जब लिखा जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में थिंकिंग पावर ज्यादा होता है, उनके पास स्ट्रैटेजीज बनाना होता है, उनको थिंक पैड हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब स्किल की बात किया जाए तो उनके पास स्किल नहीं होता, स्किल में कमी होता है। तो एक ही हिसाब से देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट थिंकिंग के हिसाब से सबसे ऊपर है, वही स्किल के हिसाब से सबसे नीचे है। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है थिंकिंग के हिसाब से सबसे नीचे है, लेकिन स्किल के हिसाब से सबसे ऊपर है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट को डिसाइड करने के जो पैरामीटर्स हैं वो है आपके उनकी वर्किंग एबिलिटी, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, कौन कितना क्षमता है काम करने के लिए, कौन सोचता है, जो सोचता है वो सबसे ऊपर, जो करवाता है वो बीच में, और जो करता है वो सबसे नीचे। अब इसका एग्जांपल देखो, अब आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में कहीं भी आप देखो उसको एग्जांपल, तो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन हुए? आपके प्रिंसिपल, आपके डायरेक्टर, वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कहां पे होगा? आपके ऊपर होगा। वो जब रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन क्या उनको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है? जी नहीं। तो अब सारे सब्जेक्ट के लिए इंटरफेसिंग चाहिए, वो हो गए आपके टीचर्स, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वहां पर हर एक स्ट्रीम के, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्टर कितना सोच सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने उतना एक्सपीरियंस गेन किया तब उनके पास ये एबिलिटी है कितना वो वास्ट अपना एक्सपोजर दे सकते हैं। लेकिन जितना टीचर के पास टेक्निकली साउंड होंगे वो उतना नहीं होंगे। अब आप बात करते हैं सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब आप लोग। लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब आप लोग वर्कफोर्स हो, आप लोग काम करने वाले हो। अब जो टीचर आप पढ़ा रहे हैं, टीचर तो अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन नया क्या हो रहा है वो टीचर तो बताते हैं, लेकिन उसमें करके कौन देखता है? वो आप देखते हो। तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो सिस्टम है कि जहां पे इंप्लीमेंट करने की बारी आ रही है तो आप वहां पे आप खड़े हो जा रहे हो, जहां पे सोचने की बारी आ रही है तो आपके प्रिंसिपल खड़े हो जा रहे हैं, आपके डायरेक्टर खड़े हो जा रहे हैं। इसी सिस्टम को अगर आप एक पिरामिड फॉर्म में बना दोगे तो आप खुद देखोगे कि आप भी एक मैनेजमेंट के अंदर हैं, बंधे हुए हैं, जहां पे आप अपने आप को बॉटम लेवल में मानिएगा, अपने टीचर को आप
मिडिल लेवल पे मानिएगा, जो आपके प्रिंसिपल की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी बात प्रिंसिपल तक पहुंचा रहे हैं या डायरेक्टर तक पहुंचा रहे हैं, और वहीं पे आपका डायरेक्टर जो है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, आपके एकेडमिक कैलेंडर बना रहा है, आपका एग्जाम कब होना है, छुट्टियां कब जानी है, वो सब स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? आपके प्रिंसिपल या फिर आपके डायरेक्टर बना रहे हैं। तो चाहो या ना चाहो, हम लोग इस पूरे इन्वायरमेंट में घिरे हुए हैं मैनेजमेंट से ही। तो ये एक बेसिक लेवल था मैनेजमेंट का, जहां पे हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट होता क्या है, क्या वो साइंस है, आर्ट्स है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसको इवोल्यूट किया। अब देख लो यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग जो क्वेश्चन था हमारा कि इज द मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स, अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब वो साइंस है आर्ट्स, अब इस पे थोड़ा आप सोचो, आप इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि इज मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स, बिल्कुल इट इज अ साइंस, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं कि इट इज एन आर्ट्स। क्यों इट इज अ साइंस? बिकॉज वहां पे आपका स्किल आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है क्या? दे ऑल आर साइंस। पढ़ा कौन रहा है? टीचर। अब हर बच्चा को टीचर तो टेक्निकली पढ़ा नहीं रहा होगा, किसी को ज्यादा ध्यान देके पढ़ा रहा होगा, किसी को कम ध्यान देके पढ़ा रहा होगा। कोई टीचर ज्यादा ध्यान देके पढ़ाते हैं, कोई टीचर पढ़ा के निकल जाते हैं, कोई इनको टेंशन नहीं लेना कि बच्चा समझा या नहीं समझा। ये है क्या? ये पढ़ाने की टेक्निक है, और ये कोई साइंस नहीं है, ये तो एक आर्ट्स है। तो ये जो फ्लो है, आप देख लो अपने आप को, ये जो फ्लो है ये मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। वो आपको जो पढ़ा के जा रहे हैं, जो काम करके जा रहे हैं, दैट इज साइंस। लेकिन पढ़ाने की कला को देखा जाए, दैट इज आर्ट्स। कि किसी बच्चे, कोई टीचर आते हैं तो बहुत ही मोटिवेट करा के बहुत ही अच्छे से पढ़ा के चले जाते हैं, कोई टीचर आए अपना पढ़ा के निकल गए, भले बच्चा समझे या ना समझे। तो हर तरह के लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में है और हर तरह का मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या सेटअप किए हुए हैं। क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप टीचर की कंप्लेंट कर सको? अगर है तो यू आर इन अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने टीचर की मैनेजमेंट शिकायत नहीं कर सको ऊपर, देन दैट इज नॉट अ मैनेजमेंट। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या दिक्कतें होंगी, कि किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसको जो मन में आया वो करके चला गया। तो मैनेजमेंट अगर देखा जाए इंप्लीमेंट करने के युग में, तो हम लोग मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और कब से हो रहे हैं ये नहीं पता। मैनेजमेंट की इवोल्यूशन की बात की जाए तो मैनेजमेंट कब से इवोल्यूशन हो चुका है किसी को नहीं पता। चाहे वो 3000 साल पहले 30,000 साल पहले की बात एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट लगा हुआ था। उस समय भी मैनेजमेंट लगा हुआ था। उसके बाद जब आप देखो कि ग्रीक और पिरामिड्स बनने लगे, ताजमहल बनने लगे, वहां भी मैनेजमेंट लगा हुआ था। और अभी आप देखते हो आज के टेक्नोलॉजिकल बेस में भी, तो यहाँ भी मैनेजमेंट लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हर समय पे अपने अपने टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है। तो मैनेजमेंट एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है मैनेजमेंट का कोई नया रूप हम लोग देख सके। तो मैनेजमेंट अपने समय के हिसाब से उसने अपना रूप बदला है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, और वो रूप आज हमारे सामने है कुछ इस तरह दौर पे, जहां पर हर एक चीज हम लोग साइंस के बैकग्राउंड पे देखते हैं। तो ये एक बेसिक था आज का लेक्चर, जहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे दो महान साइंटिस्ट के बारे में या बात करें, या फिर दो महान स्कॉलर्स की बात करें, या दो महान मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के हिसाब से बात कर लें। दे वर एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। इन दोनों के बारे में जानेंगे, इनके इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन दिया था उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, और हमारा ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। हमारा जो मेन मोटिव है कि एजुकेशन फॉर ऑल, वो दिल से है कि सब लोग जहां हो, जैसे हो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।